पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ध्वनि का व्यतिकरण पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे हम। अब आगे पढ़ेंगे ध्वनि का परावर्तन विवर्तन क्या है। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1 मिलीमीटर कोटि का होता है, ये भी पढ़ लिए थे। चलिए, डॉपलर प्रभाव। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होता है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है, इसे हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। मैक संख्या। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में एक संख्या कहते हैं। मैक संख्या का मान 1 से अधिक होता है तो पिंड की चाल प्राध्वनिक कहलाती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक होगा तो ध्वनि की चाल अति प्रास्वनिक कहलाएगी। परघाती क्या है? परघाती तरंग। जब किसी पिंड की चाल प्राध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ता है, इस विक्षोभ को हम परघाती तरंग कहते हैं। अब आगे है आपका ऊष्मा। हीट क्या है? कहते हैं कि ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के माध्यम से स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि कार्य W ऊष्मा Q में बदलता है तो W/Q बराबर J हो जाता है। W बराबर JQ, जहाँ J एक नियतांक है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। J का मान 4.186 जूल कैलोरी होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किए गए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होगी। आगे चलते हैं। ऊष्मा के मात्रक। ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है, इसके लिए निम्न मात्रक का प्रयोग किया जाता है। कैलोरी कहता है कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री C बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम कैलोरी कहते हैं। 1 BTHU बराबर होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल या 1000 कैलोरी। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी क्या है? 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 से 15.5 डिग्री C बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 पाउंड जल का ताप 1 फ़ारेनहाइट बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम 1 BTHU कहते हैं। ताप वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसमें ऊर्जा के प्रवाह की दिशा एवं निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा मतलब स्थानांतरित होती है, इसे ताप कहते हैं। ताप का मापन। तापमापी। कहता है कि ताप मापने के लिए जो उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। निम्न प्रकार के ताप मापने के प्रचलित है। सेल्सियस पैमाना। इस पैमाने का आविष्कारक जो था कहाँ के लिए बाहर में घूम रही हम आगे है सेल्सियस पैमाना। इस पैमाने का आविष्कारक स्वीडन के वैज्ञानिक जो था सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री पर भाप बिंदु को 100 डिग्री पर संकेतित किया जाता है। इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग को 1 डिग्री C कहते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाना। इसका आविष्कारक जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इसका हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु 212 फ़ारेनहाइट होता है। इसके बीच की दूरी 180 भागों में बांटा जाता है। रैमन पैमाना। इसका हिमांक बिंदु 0 रोमन या भाप बिंदु 180 रोमन होता है। इसके बीच की दूरी को 80 बराबर भागों में बांटा जाता है। केल्विन पैमाना। इसके हिमांक बिंदु को 273 केल्विन तथा भाप बिंदु को 373 केल्विन में बांटा जाता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को 100 भागों में बांटा जाता है। कहता है कि 4 पैमाने हैं, जैसे कि C-0/100 बराबर F-32/180, R-0/80 और K-273/100। परम शून्य ताप। सैद्धांतिक रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, परंतु न्यूनतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री C से कम नहीं हो सकता है, इसे परम शून्य ताप कहते हैं।
केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री केल्विन लिखते हैं, अर्थात 0 डिग्री केल्विन बराबर 273.15 डिग्री सी, अर्थात 273.16 केल्विन या 0 डिग्री सी। पहले सेल्सियस पैमाना को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। केल्विन में व्यक्त ताप को डिग्री नहीं लिखा जाता था। पारा -39 डिग्री सी पर जमता है, अतः इसे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल जो -115 डिग्री सी पर जमता है। द्रव तापमापी पारा तापमापी लगभग -30 से 350 डिग्री तक के ताप को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। पारा का थर्मोमीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। गैस तापमापी इस प्रकार के तापमापी में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सी तक के ताप को मापा जाता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस में 1500 डिग्री तक। आगे प्लेटिनम प्रतिरोधक तापमापी -200 से 1200 डिग्री सी तक के ताप को मापते हैं। आगे चलते हैं। आगे तापयुग्म तापमापी, इसका उपयोग -200 डिग्री सी से 1600 डिग्री सी तक मापते हैं। पूर्ण विकिरण क्या है? पूर्ण विकिरण तापमापी इस तापमापी से दूर स्थित वस्तुओं के ताप को मापा जाता है, जैसे सूर्य का ताप। इसके द्वारा प्रायः 180 डिग्री सी के ऊंचे के ताप मापे जाते हैं, इससे नीचे का ताप नहीं, क्योंकि इससे कम ताप की वस्तुएं ऊष्मा विकिरण उत्सर्जन नहीं करता है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उस ताप पर किसी वस्तु के उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार अक्सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट के द्वारा किया गया था। विशिष्ट ऊष्मा कहता है किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे प्रायः सी से द्वारा व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का सही मात्रक जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अतः जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अन्य पदार्थों विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सी होता है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे कम होती है। आप कहते हैं कि कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता बर्फ हो जाएगा 2100 कैलोरी, पारा 140, लेड का 130, लोहा के 460, केरोसिन का 210, जल का 4200। आगे चलते हैं। ऊष्मीय प्रसार किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि की माप पर रेखीय प्रसारण गुणांक अल्फा एवं क्षेत्रीय हो जाएगा आपका में वृद्धि हो जाएगा माप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो जाएगा आपका बीटा, और आयतन हो जाएगा गामा। देखिए अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1:2:3। कहता है कि बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा। जल का असमान प्रसार कहता है प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 डिग्री से 4 डिग्री सी तक गर्म करने पर आयतन में घटता है। 4 डिग्री सी के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू हो जाता है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि 4 डिग्री पर जल का आयतन अधिकतम होता है। जल का संचरण ऊष्मा कहता है ऊष्मा का संचरण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियाँ होती हैं: चालन, संवहन और विकिरण। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुँचती है। ठोस में ऊष्मा का संचलन चालन विधि द्वारा ही होता है। संवहन इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों में स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती है, जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। इस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। विकिरण इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचारित होती है। आगे चलते हैं। न्यूटन का शीतलन नियम समान अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडा होती जाएगी उसके ठंडा होने की दर कम हो जाएगी। किरचॉफ का नियम
इसके अनुसार अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। अब आगे आपका स्टीफन का नियम। किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता ई उसके परम ताप टी के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात ई समानुपाती T4, ठीक। और टी ई बराबर रो T4, रो एक नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं। अब अगर अवस्था परिवर्तन या गुप्त ऊष्मा, कहता है नियत ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन पदार्थ के ताप पर नहीं बदलता। त्वरित बिंदु क्या है? वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। गलनांक, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। हिमांक, निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना जो है हिमांक कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। प्राय गलनांक और हिमांक बराबर होता है। जल का आगे चलते हैं। जो पदार्थ ठोस, पता है कि हिमांक और गलनांक बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से इसी द्रव में बदलने पर सिकुड़ जाते हैं जैसे बर्फ, और उनका गलनांक दाब बढ़ने पर घट जाता है तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। अशुद्धियाँ मिलने से गलनांक घटता है जैसे बर्फ में नमक मिलाने से। क्वथनांक, निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना को वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। संघनन, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। प्रायः क्वथनांक एवं संघनन दाब समान होता है। कहता है कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटने पर क्वथनांक घटता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाती है, फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है, 100 डिग्री से कम हो जाता है, इसलिए खाना देरी से पकता है। अशुद्धियाँ, अब आगे की अशुद्धियाँ मिलाने से भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। गुप्त ऊष्मा, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किए बिना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ग्रहण की गुप्त ऊष्मा, नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की ग्रहण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के लिए ग्रहण की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के लिए 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। आगे चलते हैं। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 ग्राम प्रति कैलोरी। आगे चलते हैं। यदि पदार्थ की गुप्त ऊष्मा L हो, पदार्थ में m द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा Q बराबर ml हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा का ऐसा मतलब जूल प्रति केजी होता है। उबलते जल की अपेक्षा भाप में जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 0 डिग्री पर पिघला बर्फ में कुछ नमक सोडा मिलाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है और -22 डिग्री तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण कहते हैं। इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। वाष्पीकरण, द्रव के खुले सतह के प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्पन में बदलना मतलब क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अथवा किसी द्रव का उसके गलनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। शीतलक, शीतलक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडा मतलब कूलिंग उत्पन्न हो जाती है। तांबे की एक वाष्प कुंडली में द्रव फ्रियोन भरा रहता है जो वाष्पीकृत होकर ठंडा उत्पन्न करता है। आपेक्षिक आर्द्रता, किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु की संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इस अनुपात को 100 से गुना करते हैं क्योंकि आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नियत कहता है कि नियत जलवाष्प पर ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। उस बनने के लिए 100% आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। अब आगे आपका वातानुकूलन, कहता है मनुष्य मतलब सामान्यतः मनुष्य के लिए स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु 23 से 25 डिग्री सी होता है। आपेक्षिक आर्द्रता 60 से 65%। वायु की गति 0.75 से 0.25 मतलब 0.75 मीटर पर मिनट से 2.5 मिनट पर मिनट होना चाहिए, मीटर पर मिनट।
उष्मागतिकी। उष्मागतिकी का प्रथम नियम। उष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में व्यय होती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और जिससे निकाय का ताप बढ़ जाता है। बाह्य कार्य करने में समतापी परिक्रम। जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी प्रक्रिया में स्थिर रहे तो उस परिवर्तन को समतापी परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष्म परिक्रम। यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय न तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और न ही उससे कोई ऊष्मा ले तो इस परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह ऊष्मा बर्फ के रूप में बदल जाती है। यह रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण। उष्मागतिकी का दूसरा का नियम क्या है? उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाह की दिशा नहीं बताता है। उष्मागतिकी का दूसरा का नियम ऊष्मा के प्रवाह होने की दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम के दो कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है जो निम्न है। केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है। क्लासियस के कथन के अनुसार जो ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तुओं से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकते। आगे चलते हैं। आगे है प्रकाश निकलाइन। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचारित होती है। इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। सन 1637 में दाकार्ते ने प्रकाश के कणिका मॉडल प्रस्तुत किया था। स्नेल के नियम को व्युत्पन्न किया। सन 1678 ईस्वी में डच वैज्ञानिक विद क्रिस्टियर हाइजेन ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जब टॉमस यंग ने 1801 में अपना व्यतिकरण संबंधी प्रसिद्ध प्रयोग किया तब यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति तरंगवत होता है। 1850 में फूको द्वारा किए गए प्रयोगों द्वारा यह दर्शाया गया कि जब जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम, इस प्रकार तरंग मॉडल के प्रयुक्ति की पुष्टि की गई। प्रकाश तरंग निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है इसकी व्याख्या जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने द्वारा प्रकाश संबंधी प्रसिद्ध विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो पाई। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंग परिवर्तनशील विद्युत या चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र समय तथा दिक् स्थान में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र समय तथा दिक् स्थान में परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण कर सकते हैं। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों का व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधा रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन तथा प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण। आगे चलते हैं। आगे है विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, अतः प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण। प्रकाश का ध्रुवण सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्रुवण सिद्ध करता है। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाते, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं कोलॉप्टन सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं कोलॉप्टन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टाइन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है। वास्तव में यह दोनों प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करता है, कोलॉप्टन और प्रकाश विद्युत। आगे चलते हैं। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं। आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग तथा कुछ में कण माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति कहते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है, यानी कि v = c/μ। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकंड समय लगता है।
चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। आगे चलते हैं। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। प्रतिदीप्ति वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जैसे कि सूर्य, विद्युत बल्ब आदि। ठीक, वहाँ गया आपका है अदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वही दिखाई देने लगती है, जैसे मेज, कुर्सी। पारदर्शक वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें निकल जाती है, कांच, जला दी। आकत है अपारदर्शक, जानेंगे अर्धपारदर्शक। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग जो है ना अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ऐसी वस्तुओं को अर्धपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज। ठीक, आगे चलते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दार्पिन में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बैलून में वही 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब आगे कहता है अपारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक वस्तुएं पदार्थ होते हैं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है, जैसे कि धातु। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश को अवरोध के किनारे पर थोड़ा मोड़ करके उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्ण, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है। इन घटनाओं को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तथा बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा क्या होता है आपका लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई तो प्रकाश का प्रकीर्णन कर। कहता है कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा करके वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 उदाहरण मतलब आपतित किरण अपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। समतल दर्पण में परावर्तन, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु सामने रखी होती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा बनता है। यदि कोई वस्तु भी चाल से दर्पण की ओर जाता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2θ कोण घूम जाएगी। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। यदि 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। यदि 360/θ एक समान संख्याएं हो तो प्रतिबिंब की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए म्यू बराबर 360/θ - 1 हो जाएगा। जैसे 90 पर झुके हो तो 8, 90 पर झुके तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। आगे आपका 360/θ एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा वही संख्या, यानी कि 9 प्रतिबिंब बनेगा। यदि थीटा कोण पर झुके हैं 2 समतल दर्पण के बीच, अगर 360/θ एक विषम संख्या हो, वह वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री पर जो 8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि 360/θ एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या उसकी पूर्णांक के बराबर हो। आगे कहता है कि गोलीय दर्पण से परावर्तन। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। आँख, कान तथा नाक के डॉक्टरों के इलाज में, चिकित्सा में, सर्च लाइट तथा हेडलाइट में, सोलर कुकर में। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति प्रकृति। जब अवतल दर्पण वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे और वक्रता केंद्र को अनंत पर रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक, केंद्र के बीच ही उल्टा एवं वास्तविक। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर समान आकार का बनेगा, उल्टा वास्तविक। फोकस तथा वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र एवं बड़ा बनेगा।
उल्टा एवं वास्तविक। जब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा बहुत बड़ा उल्टा वास्तविक। जब फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तब दर्पण के पीछे बनेगा सीधा और आभासी। उत्तर दर्पण में बने प्रतिबिंब। उत्तर दर्पण के प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा सीधा आभासी बनता है। उत्तर दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। साइड मिरर में सोडियम परावर्तक लैंप। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे अपनी मूल दिशा में विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम जैसे कि हवा से पानी में प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन जो किरण अभिलंब के समानांतर प्रवेश करती है तो उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे चलते हैं। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन आपतित किरण, अभिलंब व अपतित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के अपतन कोण के लिए sin I तथा sin R बराबर होता है। नियतांक को पहले कहता कि नियतांक के पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंगझर बजने के साथ अपवर्तनांक का मान भी कम हो जाता है, अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी का सबसे अधिक होता है। ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत ही कम होता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल होते माध्यम में प्रकाश की चाल। आगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटना। कहता है कि द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छत टेढ़ी दिखाई पड़ता है। अपवर्तन कारण तारे टिमटिमाते हैं। अपवर्तन कारण सूर्योदय के पहले एवं सूर्योदय के बाद सूर्य दिखाई देता है। अपवर्तन कारण पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा होता है। अपवर्तन के कारण जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ भी दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। अब प्रकाश का पुनःआंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना एक ऐसा कोण बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तनांक कोण का मान 90 डिग्री होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दे तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जा पाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पुनःआंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें जो होता है प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं हो पाता है। संपूर्ण आपतित किरण जो होता है परावर्तित हो जाता है। किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह चमकने लगता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा। अब आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। हीरा का चमकना, रेगिस्तान मरीचिका का बनना, जल में पड़ी प्रखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना। प्रकाशिक तंतु। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग के कारण प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों न। आगे प्रकाशिक तंतु का उपयोग। प्रकाशिक तंतु का उपयोग प्रकाश सिग्नल के दूर संचार में, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर संप्रेषित करने तथा अभिग्रहण करने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में, शरीर के अंदर लेजर किरणें को भेजने में, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। प्रायः लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। लेंसों से संबंधित परिभाषा वो होता है आपका
प्रकाशिक केंद्र C1 C2 होता है लेंस की मुख्य फोकस। ये होता है आपका उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में F1 होता है प्रथम फोकस, F2 होता है द्वितीय फोकस, जिसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब आगे उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की मतलब विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। अगर आप वस्तु को अनंत पर रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब अनंत पर रखिएगा तो F2 पर बनेगा मुख्य फोकस पर, वास्तविक बहुत छोटा और उल्टा बनेगा। और वक्रता केंद्र C1 से परे रखिएगा तो F2 और C2 के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा और सीधा मतलब छोटा। अगर C1 पर रखिएगा C2 पर बनेगा, वास्तविक बराबर उल्टा। C1 और F1 के बीच रखिएगा तो C2 से परे बनेगा, ठीक, वास्तविक उल्टा बड़ा। F1 पर रखिएगा तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक बहुत बड़ा उल्टा। कहता है कि O एवं F1 के बीच लेंस की उसी ओर आभासी सीधा तथा आवर्धित जिस ओर वस्तु है। कहता है कि अवतल लेंस के प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए। लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर होती है। डायोप्टर SI मात्रक है जिसे T द्वारा सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। आगे चलते हैं। यदि दो लेंसों को परस्पर सटा कर रख दें तो उसकी क्षमताएं जुड़ जाती है तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के बराबर होता है, योग के बराबर। लेंस की क्षमता में परिवर्तन, लेंस को किसी भी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमताएं दोनों बदल जाती है। यह लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। मान लिया कि म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को म्यू डैश अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो निम्न 3 स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। म्यू ग्रेटर देन म्यू डैश, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम होता है। ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है, अर्थात इसकी फोकस दूरी भी बढ़ जाता है। लेंस की प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए कांच बराबर 1.5, लेंस की पानी 1.33 डुबाने पर म्यू बराबर म्यू डैश, अर्थात जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाते हैं तब ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, जिससे उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। वह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है और ऐसे द्रव में लेंस की डुबोने पर लेंस दिखाई नहीं देता। अब आगे आपका म्यू लेस देन म्यू डैश, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस का अपवर्तनांक से अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है और क्षमता घट जाती है, जिसके साथ साथ लेंस की प्रवृत्ति भी बदल जाती है। अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। उदाहरण के लिए पानी के अंदर हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है, परंतु व्यवहार अवतल लेंस के समान करता है। कांच बराबर म्यू बराबर होता है 1.5 के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड म्यू डैश बराबर 1.68 मीटर में डुबाने पर भी उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार करता है। अब आगे आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तनांक के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों को समूह को वर्णक्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना को कारण-कोची कहता है कि कारण-कोची ने एक मूल सूत्र म्यू बराबर a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर प्राप्त किया, जो कोची के समीकरण कहलाता है। इस समीकरण से स्पष्ट किया कि किसी माध्यम में पदार्थ का अपवर्तनांक आपतित प्रकाश की किरण के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, अर्थात म्यू समानुपाती लैम्डा स्क्वायर। प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक और बैंगनी की कम होती है, न्यूनतम होती है। इसलिए लैम्डा रेड
ग्रेटर देन लैम्डा भी। ठीक, अर्थात कहता है कि अतः प्रकाश के लाल रंग का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के अपवर्तनांक से कम होता। ठीक, इसलिए लैम्डा आर लेस देन लैम्डा भी। अतः सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम है। न्यूटन ने 1666 में पाया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कणों से प्रक्षेपित होते हैं। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश में भिन्न भिन्न वेग होने के कारण होता है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल कम होती जाती। जैसे कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लाल रंग का वेग सबसे अधिक तथा अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष मिलता है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी तथा सेकेंडरी। प्राइमरी इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष जब प्रकाश की बूंद जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणें का 2 बार अपवर्तनांक एवं 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष लाल रंग बाहर की ओर तथा बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। इसके अंदर वाली बैंगनी किरण आँख पर 8 डिग्री मतलब 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है, जबकि बाहर वाली लाल रंग 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। आगे चलते हैं। द्वितीय इंद्रधनुष जब प्रकाश की बूंद पर आपतित होने वाली सूर्य किरणें को 2 बार अपवर्तनांक व 2 बार परावर्तन होता है तब द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बाहर की ओर बैंगनी और अंदर की ओर लाल होता है। बाहर वाली बैंगनी रंग आँख पर 54 डिग्री 52 मिनट का कोण बनाता है। अंदर वाली लाल रंग 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाता है। द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा धुंधला दिखाई पड़ता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक तथा पूरक रंग क्या है? लाल हरा नीला जो है प्राथमिक रंग है, उसको पूरक रंग बोलते हैं। पीला मैजेंटा पीकॉक नीला द्वितीयक रंग होते हैं। यह 2 प्राथमिक रंगों के मिलने से बनते हैं। कौन? पीला मैजेंटा और पीकॉक नीला। लाल प्लस नीला वाला मैजेंटा, लाल प्लस नीला वाला मैजेंटा, हरा प्लस नीला वाला पीकॉक नीला, हरा प्लस लाल वाला पीला। जब 2 रंग परस्पर मिलने से सूर्य प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उसे पूरक रंग कहते हैं। लाल प्लस पीकॉक नीला वाला सफ़ेद, हरा प्लस मैजेंटा वाला सफ़ेद, नीला प्लस पीला सफ़ेद, लाल प्लस हरा प्लस नीला सफ़ेद। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि प्रकाश में प्रयोग में लाए जाने वाले रंग में अशुद्धियाँ होती है। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग लाल हरा तथा नीला का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं के रंग वस्तु जिस रंग का दिखाई देता है वह वास्तव में उसी रंग को परिवर्तित करती है। शेष सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। जो वस्तु सभी रंगों को परिवर्तित कर देता है वह स्वयं दिखलाई पड़ता है, क्योंकि सभी रंगों का मिश्रित प्रभाव सफ़ेद होता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है काली दिखाई पड़ता है। अब आगे है आपका, इसलिए जब लाल गुलाब को हरा कशिश के माध्यम से देखा जाता है वह काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसे परिवर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता है और हरे रंग को वह अवशोषित कर लेता है। विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न रंगों की किरणें डालने पर वे किस तरह की दिखती है तो निम्नलिखित में तालिका। अब आगे आपका सफ़ेद कागज़ को यदि सफ़ेद में देखिएगा तो सफ़ेद ही होगा, लाल में देखिएगा तो लाल होगा, बाकी बाद में सब काला। सफ़ेद जो रंग में डालिएगा वही रंग में होगा। ठीक, लाल कागज़ को जब लाल में डालिए तो लाल, फिर लाल में डालिए सफ़ेद में लाल, लाल में लाल और अन्य में सब में काला। ठीक, ये फार्मूला समझ गए। चलिए, प्रकाश रंग का व्यतिकरण। प्रकाश रंग के व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश रंग की
पुष्टि करता है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया। जब समान आवृत्ति व समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के परिणाम फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, संपोषी और विनाशी। आगे चलते हैं। संपोषी व्यतिकरण क्या है? कहता है कि माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में होती है उसको संपोषी कहते हैं। वहाँ परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है। विनाशी व्यतिकरण, जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में होती है तथा तीव्रता न्यूनतम या शून्य हो जाती है। कहता है कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली तरंग में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण, कहता है कि ध्रुवण प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो तो प्रत्येक दिशा में सम्मित न हो तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधी यह घटना ध्रुवण कहलाती है। साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित रूप से होते हैं। ऐसे प्रकाश के ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्रोत जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश होते हैं। प्रकाश तरंग का प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों के कारण होता है। अब आ गया मानव नेत्र। कहते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि दोष, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है, दूर को नहीं देखता। इसमें लेंस गोलक बढ़ जाती है, लेंस की मतलब गोलाई बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाता है, क्षमता बढ़ जाता है। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। रोग का निवारण, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दूर दृष्टि, दूर में वस्तु देखता है, नज़दीक नहीं देख पाता। इसमें उल्टा हो जाता है, गोलक की लंबाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस क्षमता घट जाता है। आगे चलते हैं। इस रोग में निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रोग का निवारण, इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष, वृद्धावस्था के कारण आँख की समंजस क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण जो है व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु को और न ही नज़दीक की वस्तु को देख पाता है। और रोग का निवारण, इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस या बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि वैषम्य और बिंदुकता, इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। रेटिना की शंकु कोन्स कोशिका के रंगों का निर्धारण करता है। कोन कोशिका के रंगों का और रॉड यानी कि छर प्रकाश की तीव्रता का रंग निर्धारण कौन करता है? शंकु यानी कि कोन, और क्वाड मतलब रोड प्रकाश की तीव्रता। जब आँख में धूल चढ़ी जाती है तो नेत्र श्लेष्मा सूजकर कंजक्टिवा में सूजकर खुजली हो जाती है। आँख के रोग से मतलब है कि आइरिस का रंग, आँख के रंग से आइरिस का रंग। 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग वाली दृश्य प्रकाश के प्रति मनुष्य की आँख सबसे अधिक संवेदनशील होती है। अब आगे है आपका सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी या कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण और पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होता है उतना ही वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर 1+d/f। सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस और जो आँख के समीप होता है उसे नेत्र लेंस कहते हैं।
अभिदृश्यक लेंस का द्वारा जो होता है अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। नेत्रिका तथा अभिदृश्यक में जितना ही कम फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग होता है वो उसकी आवर्धन क्षमता उतना ही अधिक होती है। दूरदर्शी, इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अभिदृश्यक लेंस अधिक द्वारक का होता है, जिससे यह दूर से आने वाले प्रकाश की अधिक मात्रा को एकत्रित करता है। अब आगे आपका स्थिर विद्युत। कतक पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नाम दिया था। समान प्रकाश के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकाश के आवेशों पर आकर्षित करता है। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। यहाँ नीचे सारणी में कुछ वस्तुएं ढंग से दिया गया है। जो नीचा है वो ऋण आवेशित है, जो ऊपर है धन आवेशित। जैसे रोआ धन फलालेन ऋण, चमड़ा धन मोम ऋण, कांच धन कागज ऋण, रेशम धन मानव शरीर ऋण, लकड़ी धन धातु ऋण, रबर धन रेजिन ऋण, अंबर धन और गंधक ऋण, एबोनाइट धन और गाटा पाचो ऋण। आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चालक का पृष्ठनाव चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थ पर निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। आगे चलते हैं। चालक, जिन पदार्थों से होकर के विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होती है उसे चालक कहते हैं, जैसे कि चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। चांदी सबसे अच्छा चालक, दूसरा है तांबा। त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। यह तांबा का बना होता है त्वरित चालक। और अचालक, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता, जैसे लकड़ी, रबर, कागज आदि। कूलॉम का नियम, दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश या आवेशित वस्तुओं के चारों ओर का स्थान जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव होता है किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। खोखले चालक के विद्युत क्षेत्र, किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है यदि ऐसे चालक को आवेशित किया जाता है जो संपूर्ण आवेश के बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। अतः खोखला गोला एक निश्चित परीक्षित का काम करता है। यही कारण है कि यदि किसी कार का त्वरित कार पर तार गिर जाएगा तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति पूर्ण आरक्षित रहता है। तार से प्राप्त विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रहता है। अब आगे है आपका विद्युत विभव। किसी धनात्मक आवेशों के अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर कहता है कि एक कूलॉम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी कोवाल्ट होता है। एक आवेश अदिश राशि, आवेश का एक अदिश राशि, विभवांतर का एक अदिश राशि। विद्युत धारिता, किसी चालक की धारिता चालक के दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराडे होता है। विद्युत सेल सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल।
प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार प्रयोग कर लेने पर के बाद वह बेकार हो जाता है। वोल्टेज सेल, लोकलांसेस सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल, प्राथमिक सेल आदि। पता है कि विद्युत सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आगे आपका आवेशन कर इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। प्राथमिक सेल। वोल्टेज सेल का आविष्कारक 1799 में कैमिलो वोल्टा ने किया था, मतलब एल्जिनोडो वोल्टा ने किया था। लेक्लांसे सेल का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए धारा की आवश्यकता होती है, जैसे कि विद्युत, घंटी, टेलीफोन आदि। अब आगे आपका कुछ सेल के संक्षिप्त विवरण। ठीक। वोल्टेज सेल इसका धन आवेश होता है, एनोड होता है तांबा, कैथोड होता है आपका ऋण आवेश जस्ता। लेक्लांसे सेल का कार्बन जस्ता, शुष्क सेल कार्बन जस्ता, डैनियल सेल तांबा जस्ता, ब्राइकोमेट सेल कार्बन जस्ता और बेस्ट कैडमियम सेल पारा कैडमियम। सीसा संचयक सेल लिडियम स्पंज, क्षारीय संचयक सेल लोहा हो जाएगा। अब इसको क्या क्या है ये सब में देखना है। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा। विद्युत धारा जान लेते हैं। विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेशन की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका SI मात्रक एम्पेयर होता है या एक अदिश राशि है। कहता है कि 1 एम्पेयर विद्युत धारा। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पेयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसका अर्थ यह हुआ कि उस तार में प्रति सेकेंड 6.25 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरों से बाहर निकल जाते हैं। प्रतिरोध। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परिणामों तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधानों को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम होता है। मानव शरीर के विद्युत आवेश के परिणाम की कोटि होता है 10⁻6 ओम। वहाँ 3 ओम था, गलत था। ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर भी वोल्ट हो और प्रवाहित धारा I हो तो V समानुपाती I, यानी कि V बराबर I × R। आगे है जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आगे है आपका ओमीय प्रतिरोध, जो ओम के नियम का पालन करेगा, जैसे मैग्नीज के तार। अनोमीय प्रतिरोध, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, जैसे डायोड प्रतिरोध, डायोड प्रतिरोध। चालकता। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे प्रकाश जी से सूचित किया जाता है। प्रकाश जी बराबर 1/R होता है। इसका SI मात्रक ओम इनवर्स होता है। इसे सीमेंस से भी व्यक्त किया जाता है। आगे आपका विशिष्ट प्रतिरोध। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक की लंबाई L और उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो R समानुपाती 1/A, R बराबर LP 1L/A हो जाएगा, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अतः एक ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। विशिष्ट चालकता। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ओम से सूचित किया जाता है। कहता है कि इसका SI मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। प्रतिरोध का संयोजन। कहता है कि सामान्यतः या प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। प्रतिरोध का संयोजन होगा श्रेणी समांतर। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध व्युत्क्रम के प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। ओम मीटर। प्रतिरोध को मापा जाता है, मतलब विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है ओम मीटर में।
कहता है कि फ्लोरेंस ट्यूब लैंप में चौक का प्रयोग प्रतिरोध को कम करने के लिए किया जाता है। विद्युत शक्ति, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट होता है। किलोवाट घंटा या मात्रक अथवा यूनिट। 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि किसी परिपथ में 1 घंटा में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति होती है। कहते हैं किलोवाट घंटा मात्रक वाट गुने घंटा बटे 1000। अमीटर, विद्युत धारा को अमीटर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए लगाया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध परिपथ में लगे उपकरण को सुरक्षा के लिए किया जाता है। टीन और शीशा का बना होता है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे चलते हैं। गैल्वेनोमीटर, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाले यंत्र। इसकी सहायता से 10⁻6 ओम तक के विद्युत धारा की मापा जाता है। शंट का उपयोग, शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर अमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाला एक ऐसा यंत्र है जो AC को DC में मतलब उच्च AC को निम्न AC में बदलता है तथा निम्न AC को उच्च AC में। यह केवल प्रतिवर्ती धारा में प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर के रॉड बनाने में नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। AC डायनेमो, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत मोटर, यह एक ऐसी यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम नहीं करता। विद्युत मोटर। दिष्टकारी, प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा भी कहा जाता है। मतलब करने वाली युक्ति को दिष्टकारी कहते हैं। माइक्रोफोन, यह विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रवाह को आर्स्टेड ने सबसे पहले व्यक्त किया था। प्राथमिक शक्ति स्टेशनों में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, वह प्रतिवर्ती धारा होती है तथा उसकी वोल्टता 22,000 वोल्ट या इससे अधिक हो सकता है। ग्रिड स्टेशनों में ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टता बढ़ते हैं, 1,32,000 वोल्ट तक भी हो सकते हैं तथा ताप एवं विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम होता है। आगे चलते हैं। चुंबकत्व, कहते हैं प्राकृतिक चुंबक लोहे ऑक्साइड Fe3O4 का होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जैसे कि लोहा, इस्पात, कोबाल्ट। कहता है कि यह विभिन्न आकृति को होते हैं, जैसे छड़ चुंबक, गोलानार चुंबक और चुंबकीय सुई। चुंबक लोहे की अपनी ओर आकर्षित करता है, यह गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। वे क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। ठीक, चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। चुंबक की क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक लटकने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर, दूसरा दक्षिण की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष रेखा कहते हैं। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और समान में आकर्षण हो। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाता है। कहता है कि चुंबक चुंबकीय पदार्थ में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है। आगे चलते हैं। बस आज यहीं तक।